नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं एक नए निर्णय के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बेहद ही ऐतिहासिक और लॉ सेटलिंग जजमेंट की। जी हां, यह फैसला हर एडवोकेट, लॉ स्टूडेंट, जुडिशियल सर्विस के जो भी एस्पिरेंट्स हैं और बिजनेस ओनर्स को जरूर समझना चाहिए, जानना चाहिए। हम लोग सिर्फ आपको इसका विश्लेषण दे रहे हैं, पूरा का पूरा जजमेंट जरूर पढ़ें, बहुत अच्छा जजमेंट है और पढ़ना चाहिए ऐसे जजमेंट जो अच्छे जजमेंट आते हैं। आज की इस वीडियो का सवाल बहुत सीधा है लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही फर्जी हो या फैब्रिकेटेड हो, उस पर आरोप हो कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही फैब्रिकेटेड है, तो क्या कोर्ट फिर भी मामले को आर्बिट्रेशन में भेज सकती है? यानी कि यदि आर्बिट्रेशन एक्ट पर ही, आर्बिट्रेशन के जो एग्रीमेंट पर ही, आर्बिट्रेशन के एग्रीमेंट पर ही प्रश्न चिन्ह लगे, उसे संदेह के घेरे में लाया जाए, तो क्या तब भी मामले को आर्बिट्रेशन में भेजा जाएगा? इसका जवाब 2 फरवरी 2026, जी हां बिल्कुल 2 फरवरी 2026, एकदम लेटेस्ट जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। तो आज इसी नए निर्णय पर चर्चा करने जा रहे हैं, विश्लेषण करने जा रहे हैं इसका। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारा यह प्रयास हिंदी सरल भाषा में निर्णय का विश्लेषण पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, और यदि कहीं कोई कमी है तो उसको हमें बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस जजमेंट को, लाइन बाय लाइन लॉजिक के साथ समझने का प्रयास करते हैं। इस केस का जो साइटेशन है आपको लास्ट में जरूर बताते हैं, जहां उसका बताते हैं, क्यूआर कोड भी लगाते हैं, तो इसको भी बिल्कुल बताएंगे। आप मामले के तथ्य समझते हैं, यह मामला जुड़ा हुआ है पार्टीशनशिप, जो पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप जो डिस्प्यूट है, पार्टीशन पार्टनरशिप, जो पार्टनरशिप डिस्प्यूट है, इनके भागीदारी जो डिस्प्यूट से जो है ये जुड़ा हुआ मामला है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ है और फ्रॉड और फॉर्जरी के आरोप से जुड़ा हुआ है। और खास बात यह है कि एक ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर हाई कोर्ट ने 2 अलग अलग व्यूज ले लिए थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट को करेक्ट करना पड़ा, सुधारना पड़ा। अब जरा मामले की कहानी को समझते हैं। साल 2005 में एक भागीदारी फर्म, पार्टनरशिप फर्म बनी, मैसर्स रिद्धि गोल्ड। इसके पार्टनर्स थे बर्नाली मुखर्जी, अफाबुद्दीन और रेहान इकबाल। बर्नैल मुखर्जी, अफाबुद्दीन और रेहान इकबाल। साल 2007 में राजा बेगम ने दावा किया कि एक एडमिशन डीड बनी, उस डीड के जरिए फर्म में पार्टनर बनी। पुराने पार्टनर्स रिटायर हो गए और इसी डीड में मौजूद था आर्बिट्रेशन क्लॉज। यानी कि जो डीड बनी, जिससे रजिया बेगम ने दावा किया कि जो डीड बनी है, इसके जरिए मैं डीड के जरिए फर्म में पार्टनर बन गई हूं, पुराने पार्टनर रिटायर हो गए हैं और इसी डीड में मौजूद था आर्बिट्रेशन क्लॉज। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। हालांकि आर्बिट्रेशन क्लॉज को रखा जाता है कि विवादों को आराम से सुलझा दिया जाए, लेकिन इससे आर्बिट्रेशन क्लॉज ने एक विवाद को जन्म दे दिया। बर्नैल मुखर्जी ने साफ साफ कहा, मैंने कभी ऐसी कोई डीड साइन नहीं की, यह डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है, फैब्रिकेटेड है, फर्जी डॉक्यूमेंट है। रजिया बेगम को भी पार्टनर थी ही नहीं, यानी पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही झूठे डॉक्यूमेंट पर आधारित बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट किए। पहला, रजिया बेगम के पति अफाबुद्दीन एडमिशन डीड के अनुसार 2007 में रिटायर हो चुके थे, लेकिन खुद रजिया बेगम ने माना उनके पति 2010 तक पार्टनर की तरह काम कर रहे थे। और जो ये एडमिशन डीड बनाई गई, ये 2007 की बताई गई, लेकिन 9 साल तक कहीं दिखाई ही नहीं दी। पहली बार ये सामने आई 2016 में लीगल नोटिस के साथ सामने आई। तीसरा, 2007 के बाद भी रजिया बेगम पार्टनर नहीं थी, बल्कि सिर्फ गारंटर के रूप में दिखती हैं। बैंक डॉक्यूमेंट्स, लोन पेपर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस, कहीं भी उन्हें पार्टनर नहीं बताया गया। यह सब सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत बड़ा डाउट था। रजिया बेगम ने सबसे पहले सेक्शन 9 आर्बिट्रेशन एक्ट में एप्लीकेशन दी और क्या मांगा उन्होंने? इंटरिम प्रोटेक्शन, रिसीवर अपॉइंटमेंट
ये दोनों नहीं मांग रखी कि एक तो इंटरिम प्रोटेक्शन के रूप में मुझे रिसीवर अपॉइंट कर दिया जाए पूरी जो पार्टनरशिप की जो प्रॉपर्टी है। हाई कोर्ट ने कहा एडमिशन डीड का एग्जिस्टेंसी डाउटफुल है। जो आप एग्रीमेंट बता रहे हैं, जिस एग्रीमेंट में पार्टनरशिप का क्लॉज, आर्बिट्रेशन का क्लॉज दिया गया है, ये डीड ही डाउटफुल है। प्रेमा फेसाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रूव नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया, यह फाइंडिंग फाइनल हो गई। हाई कोर्ट ने कहा इसको सुप्रीम कोर्ट में भी फाइनल हो गया कि क्या कि एडमिशन डीड का एग्जिस्टेंसी डाउटफुल है, प्रेमा फेसाई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट प्रूव नहीं हुआ। और इसके बाद बर्नाली मुखर्जी ने सिविल सूट फाइल की। और क्या मांग थी सिविल सूट में उनकी कि डिक्लेरेशन की एडमिशन डीड फॉर्ज्ड है, इंजंक्शन, यह डिक्लेरेशन मांगा कि जो एडमिशन डीड है जिसके जरिए रजा बेगम पार्टनर बनी फॉर्ज्ड है, फर्जी है। और इंजंक्शन मांगा। रजा बेगम ने तुरंत सेक्शन 8 की एप्लीकेशन डाल दी, सूट को आर्बिट्रेशन में भेज दो, क्योंकि एग्रीमेंट में जो डीड आप बता रहे हैं उसको आर्बिट्रेशन में भेज दीजिए। अब सिविल कोर्ट के सामने प्रश्न क्या था कि एक ऐसी डीड जिसको फॉल्स डिक्लेयर करने के लिए एप्लीकेशन दी गई है, मुकदमा डिक्लेरेशन के लिए सूट दाखिल किया गया है, उस डीड के आर्बिट्रेशन क्लॉज के आधार पर क्या आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है? यानी कि डीड ही जिस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्या उसमें कोई एडमिशन का, अगर आर्बिट्रेशन का क्लॉज हो तो क्या आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है? ट्रायल कोर्ट ने कहा फ्रॉड सीरियस है, ओरिजिनल डीड तक प्रोड्यूस नहीं हुई। अपीलाट कोर्ट ने भी यही कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने आर्टिकल 227 में सब पलट दिया और आर्बिट्रेशन में भेज दिया। यहीं पर शायद हाई कोर्ट से गलती हुई, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने में देखते हैं, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो उन्होंने हाई कोर्ट की गलती माना। रजिया बेगम ने पैरेलल में सेक्शन 11 की एप्लीकेशन डाली और क्या मांगा उसमें? विकल्प में जो एप्लीकेशन डाली, सेक्शन 11 की एप्लीकेशन डाली, मांगा आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट। हाई कोर्ट ने बहुत सही बात कही, जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का एग्जिस्टेंसी डाउटफुल है तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख जो मामला पहुंचा, एक बड़ा क्लियर सा एक सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख कि क्या ऐसा डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन में जा सकता है जहां आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही फॉल्स बताया जा रहा हो, जहां पर एग्रीमेंट जो है आपका वही फर्जी बताया जा रहा हो, जिसके आधार पर आप ऐसे डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में भेजा जा सकता है, जो मूल बेसिस ऑफ सूट जो था। तो कोर्ट ने पुराने लैंडमार्क जजमेंट देखे, आयासामी केस देखा, राशिद राजा केस देखा, एविटल केस देखा और विद्या डोला केस देखा और साफ किया कि इस बिंदु पर लॉ क्रिस्टल क्लियर है, सिंपल फ्रॉड आर्बिट्रेबल है। अगर सिंपल फ्रॉड का आप आरोप लगा रहे हैं तो वो आर्बिट्रेबल है, उसमें आर्बिट्रेशन में भेजा जा सकता है। लेकिन अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पर ही फ्रॉड हो, ये एग्रीमेंट ही फ्रॉड पे आधार पर फर्जी पे है, तो ये नॉन आर्बिट्रेबल है, इसको आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता। कोर्ट ने कहा आर्बिट्रेशन कंसेंट पर आधारित है, फॉल्स डॉक्यूमेंट में कंसेंट हो ही नहीं सकता। जो आर्बिट्रेशन का है वो तो कंसेंट पर आधारित है, अगर डॉक्यूमेंट ही फॉल्स है तो वह तो आर्बिट्रेशन उसमें कंसेंट हो नहीं सकता अगर डॉक्यूमेंट को फॉल्स बताया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल फैसला इस पर दिया, सेक्शन 11 रिजेक्शन बिल्कुल सही माना कोर्ट ने। सेक्शन 8 में आर्बिट्रेशन रेफरेंस गलत है। हाई कोर्ट का आर्टिकल 227 का ऑर्डर जो था वो सेट असाइड कर दिया गया। कोर्ट की सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन थी, वेयर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इटसेल्फ इज फॉल्स, the dispute strikes at the root of arbitral jurisdiction। और यह जो निर्णय देखिए इसमें है, ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत आर्बिट्रेशन में देखा जाता है कि सिंपल आप लिख देंगे नहीं जी आर्बिट्रेशन नहीं है, फर्जी है, कुछ भी है कोई, लेकिन जहां पे प्रायर सही साबित हो रहा हो कि आर्बिट्रेशन जिस एग्रीमेंट के आधार पर आप बता रहे हैं फॉर्ज है, उसी को यदि आप नहीं मान रहे हैं जो उसका बेसिस ऑफ सूट है, तो आर्बिट्रेशन लागू नहीं होगा, आर्बिट्रेशन में केस नहीं जाएगा। और यहां इस मामले में तो डिक्लेरेशन ही इस बात का था, सूट ही इस बात का था, मुकदमा ही इस बात का दाखिल किया गया था कि उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को यह घोषणा की जाए कि वह नल एंड वॉइड है। जिस एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड घोषित करने के लिए एप्लीकेशन दी गई हो
और उसके किसी क्लोज में अगर यह लिखा है कि मामला मध्यस्थम के लिए भेजा जाएगा, मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा, तो वह नहीं किया जा सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में यही एक व्यवस्था दी है। तो जैसा कभी भी हमारे पास कोई ऐसा निर्णय आए जिसमें हम लोगों को लगे कि आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट ही अगर आपका फॉर्ज्ड है, फर्जी है, तो यह यकीन मान लीजिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि इस निर्णय के आधार पर आप कह सकते हैं कि आर्बिट्रेशन क्लॉज लागू नहीं होगा, क्योंकि जिस एग्रीमेंट को आपने बेसिस ऑफ सूट बनाया है वही फर्जी है। उसी पर फर्जी होने के कई कारण हो सकते हैं, हमारा हस्ताक्षर नहीं है, हमारा कोई भी किसी भी कारण से यदि आपको लगता है कि फर्जी है, तो इसको यह निर्णय बहुत ही एक महत्वपूर्ण है। इस निर्णय का आप साइटेशन बताना भी बहुत जरूरी है। साइटेशन बताने से पहले फिर जैसा हम आपसे निवेदन करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे प्रयास पसंद आ रहा हो हिंदी सरल भाषा में देने का विश्लेषण, तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो बिल्कुल बेहिचक होकर आप उस कमी को हमें बता सकते हैं। हम लोग आपके लिए इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि आपके प्रत्येक सुझाव पर कार्य करते रहे। चलिए अब हम जो पहुंचते हैं इस निर्णय के जो विश्लेषण है आज का, इसके अंतिम पड़ाव में, यानी कि इस निर्णय का साइटेशन आपको बताते हैं। आपकी स्क्रीन पे साइटेशन आ गया है, और जो स्क्रीन पर देखिए जो साइटेशन आया है, इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील नंबर, कोई कल का जजमेंट है, इसमें भी दिखा नहीं रहा है। SLP सिविल नंबर जो है 6013 ऑफ 2021, रजिया बेगम वर्सेस बरनाली मुखर्जी, और इसमें एक और भी सिविल अपील नंबर है, इसमें SLP सिविल नंबर 20262 ऑफ 2021, ये है बरनाली मुखर्जी वर्सेस रजिया बेगम एंड अदर्स। तो इन दोनों का कंबाइंड जो जजमेंट आया है ये है, उसकी डेट भी देखनी बड़ी जरूरी है। इसकी डेट है 2 फरवरी 2026, बिल्कुल लेटेस्ट निर्णय है 2 फरवरी 2026 का। और जो जस्टिस है पमिदागंतम श्री नरसिम्हा, PS नरसिम्हा, जस्टिस PS नरसिम्हा जी का, और जस्टिस आलोक आराध्य जी का निर्णय है। जस्टिस पमिदागंतम श्री नरसिम्हा जी और जस्टिस आलोक आराध्य जी का जजमेंट है। और एक बार चलते चलते इसका QR कोड भी लगा लेते हैं। देखिए इसका QR कोड भी आ जाएगा, ऐसा निर्णय बड़े आसानी से मिल जाता है। 2026 का INSC 106, 2026 का INSC 106, इसका हमने QR कोड से भी इस निर्णय को देख लिया। ये एक हमारा प्रयास था आज के विश्लेषण को आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना ही समाप्त करता है। अपने इस दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना कल फिर किसी नए निर्णय के साथ आपका मुखातिब होगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।